तो कैसे हो सारे। आज से हम अपना नया एपिसोड शुरू करेंगे जिसमें हम सारे सीखेंगे गणिता मंजारी, जिसमें आज मैंने जो टॉपिक लिया है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज 2.1 और 2। पर इससे पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। ये क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। ये महाशय आपको यही सिखाना चाहते हैं कि इसमें पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले एक पॉलिनोमियल का ये एक बुक का वर्जन है, ठीक है, इसमें ऐसे लिखा होता है। पर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे होगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको एक सर्वसामान्य भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ है क्या। जैसे मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ 4x³ + 3x² + 5x + 2, ठीक है। अब इसमें जो समझने वाली बातें वो क्या क्या है। अब ये क्या बोल रहा है पहले उसको देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक्सप्रेशन है ऑफ द फॉर्म ऑफ a0 a1x a2x, ये इस तरह से बोल रहा है चीज़ वही है। अब इसको लिखने का तरीका या तो आप ऐसे रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो, इसको रिवर्स ऑर्डर में चला दो। 2 + 5x + 3x² + 4x³। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर क्या है, बढ़ती जा रही है। x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 3 है, ठीक है। और ये जो 2 है ना, इस 2 को आप कैसे लिख सकते हो, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन होता है कि जो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, ठीक है। तो क्योंकि x की पावर 0 लिखने का मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 आंसर 1 के बराबर होता है, तो एक ही बात है। क्योंकि ये जो x की पावर 0 हो जाएगा तो 2 1 2, तो बात वही बन जाएगी। कह रहे एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0x वही कि ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उसके बाद कह रहा पावर पहले 1 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब जितना, जैसे ये 1 है, ये x1, तो ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक। तो उसके बाद जैसे x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 हो गया। इधर देखोगे एक और तरीका जो लिखने का है, x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर ये कांस्टेंट आ गया, ठीक। अब इसके बाद ऑफ डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री कितना है इसका, 3 है, ठीक। अगली चीज़, रियल नंबर और an की वैल्यू 0 नहीं हो सकती इसमें। जैसे अगर आप किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करो, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो ये हो गया आपके पास जिसमें जो कांस्टेंट नंबर है आपके पास, तो अगर इसको अलग लिखना हो तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। अब ध्यान से समझना, अगर ये x³ है, ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा अगर समझ लोगे ना तो चीज़ें आपको आसान लगने लग जाएंगी। अब इसमें जो इसका कॉफिशिएंट है, इसको क्या बोलते हैं, ये कॉफिशिएंट है, ये x³ का कॉफिशिएंट है, ये x² का कॉफिशिएंट है। वही वो बोल रहा है कि इसमें an की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी, ये -1 है, ये 2 है, तो ये मतलब उसकी हाईएस्ट पावर होगी। तो जो हाईएस्ट पावर के साथ जो भी आपके पास कोफिशिएंट लगा होगा वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप देखो, अगर ये x³ का जो कोफिशिएंट है, x³ का कोफिशिएंट अगर ये 0 हो जाए तो ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास, अगर मैं इसको लिखूं तो ये तो क्यूबिक की जगह अब ये क्वाड्रेटिक हो गया, 3x² + 5x + 2, ठीक है। तो पहली समझ आपको ये चाहिए थी कि अगर आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल को लिखा गया है तो उसमें जो उसका पहला लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं हो सकता। जैसे अगर आपने उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल डिफाइन किया है तो उस क्यूबिक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, जैसे इसमें, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक पावर नीचे चला जाएगा। वो क्यों, क्योंकि वो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग वो 0, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस तरह से, तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। अभी पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ख़त्म नहीं हुआ, आगे और लाइन है, n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इस बात का मतलब समझते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग स्लाइड बनाई है। बेटा पॉलिनोमियल इसमें से पहचानना, तो पूरा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है वो हम सीखते हैं। इसमें क्या होता है, पूरा वो मैंने 50% बताया, जो बचा हुआ 50% है वो ये है, पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल का पावर है, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी
नेगेटिव, ना वो नेगेटिव हो सकता है और ना ही वो क्या हो सकता है बेटा, फ्रैक्शन में हो सकता है। ना ही नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन में। इसको इन्होंने क्या लिखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। वही बात है, वेर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। n क्या है, पावर है, x का पावर है। पीछे हमने देखा जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल, वो कह रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और इस लाइन का मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि इसका जो पावर है ना ही नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मैंने पॉलिनोमियल पहचानने हैं आपको, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, अब पहला, क्या ये पॉलिनोमियल है, आपको पहचानना। x तो ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल, यही हमने बात किया यहाँ पे कि पावर ऑफ वेरिएबल ना ही नेगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक, अब इसमें x प्लस ये ऊपर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल रहा, क्योंकि जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या होगा, माइनस में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसमें देखते हैं, हमने एक और चीज़ पढ़ा था, जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे तो रूट x हो गया, तो x का पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया। रूट का मतलब तो यही हुआ, तो ये तो पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं, ये y, क्यूब रूट ऑफ y का मतलब क्या है कि y की पावर क्या हो गई, 1/3 हो गई। क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पावर क्या होगी, फ्रैक्शन में होगी। अब ये x नीचे है, जब ऊपर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा। हमने पढ़ा कि वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता पॉलिनोमियल। अब ये x+2 है, ये तो सीधा ही है, ये x+2 की पावर ऊपर आके -1 होगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ये x+3 है और ये नीचे वाला x+4 ऊपर आके क्या होगा, x+4 की पावर -1, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल जैसे ये है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कैसे, पहली बार डिग्री क्या है, 2 है, पहली बात तो ठीक है, डिग्री क्या है, 2 है। ये मैंने क्या बनाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अब x की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये फ्रैक्शन में भी नहीं है ना नेगेटिव है, फिर उसके बाद पावर क्या है, 1 हो गई, फिर एक कांस्टेंट आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आपके पास एक क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है बेटा, 2 है, जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। अगली बात जानने वाली क्या है, जो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है, कि जितनी डिग्री होगी, डिग्री जितनी भी होगी, जो पावर होगी वेरिएबल की, सॉरी पावर वेरिएबल का नहीं लिखना, टर्म्स जो होंगी वो डिग्री अगर उसकी n है तो टर्म्स क्या होंगी, n+1, टर्म्स क्या होंगी, n+1। जैसा आप देख सकते हो, अगर डिग्री 2 है तो इसमें टर्म्स कितनी होगी, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म्स होगी। अब देखते हैं गणिता मंजारी में लिखा क्या है इसके बारे में। ठीक, अभी मैं चैप्टर, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, पर मैं चाहता हूँ कि पहले आप थोड़ा सा बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। जैसा कि हमने देखा, एक 1 वेरिएबल में होना चाहिए, 1 वेरिएबल का मतलब देखो ये सारा y में है। ठीक है, और यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल और द कंटेक्स्ट सिंपल पॉलिनोमियल यूनिवेरिएट हैविंग 1 वेरिएबल, तो वो चीज़ हमने देख लिया। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, ये भी पढ़ लिया। क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो सारी क्या है, पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, और इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है, 3 होती है। डिग्री क्या है, 3 है, आपके डिग्री 3 है, और टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी 1 2 3, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी, 2, टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 3। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ज़्यादातर हमने जो फोकस करना है अभी हमारे पास, वो डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे 3x+4, इसमें डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1। अच्छा, ये को अभी हम लोगों ने पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या लिखना था यहाँ पे, कांस्टेंट
पॉलिनोमियल, तो डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या होती है, हमेशा ज़ीरो होती है। क्या होती है बेटा, ज़ीरो, याद रखोगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी देखो, जैसे मान लो कोई नंबर है 8 है मान लो, ठीक है। अब 8 को क्या लिख सकते हो, 8 × 1 लिख सकते हो। अभी ये हमने एक्सप्लेन किया था 8, और इसको 1 को क्या लिख सकता हूँ, किसी की पावर 0, यही होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और डिग्री का मतलब क्या होता है, वो वेरिएबल के साथ जो पावर लगा होता है, तो इसकी पावर क्या होगी, 0 होगी, तो पावर वेरिएबल इज 0, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। एक क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, ये अनडिफाइन होता है। क्या होता है, अनडिफाइन। जीरो पॉलिनोमियल की क्या डिग्री बताओगे, नहीं बता सकते। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, फिर से बात करेंगे कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, ठीक। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, 0, याद रखेंगे। अगली चीज़ हम क्या याद रखेंगे, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का जीरो पॉलिनोमियल है, तो उसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, अनडिफाइन होगा। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और इसी के साथ अब हम बढ़ चुके हैं, आप सभी का वेलकम है एक्सरसाइज 2.1 में, और ये क्वेश्चन आई थिंक आप अपने आप ही कर पाओगे। क्या पूछा, फाइंड द डिग्री, डिग्री आपसे पूछा है, तो डिग्री आपको निकालना है। इस केस में आप सभी को अब पता ही लग गया है, एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर ये एक 2 है, एक 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसका आंसर तो ये होगा। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो ये तो 3 हो गया। अब वही आ गया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया। अभी हम लोगों ने सीखा डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। अब इसमें ये कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक। अब राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3, कुछ भी बना लो, 2x + 3, क्वेश्चन आंसर सेकंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक। अब हमारे पास ये जो चीज़ है आंसर 2 का पहला पार्ट, इसमें डिग्री कितना हो गया, डिग्री क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, और x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है हमारे पास। अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ भी ले लो, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। जैसे 4x² + 5x + 7, और इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब थर्ड देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, जैसे क्यूबिक बनाना है, क्यूबिक में क्या होगा, 5x³ + 6x² हो गया + 2x + 5, ठीक। तो इसमें अब डिग्री कितना हो गया आपके पास, डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। अब एक चीज़ हमें याद रखनी है हमेशा कि टर्म्स क्या होती हैं, जैसे डिग्री इसमें 1 है तो टर्म्स एक ज़्यादा होंगी। इसमें कितनी टर्म्स है, टर्म्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो टर्म्स इसमें कितनी होगी, 2 हो गई। इसमें टर्म्स कितनी होगी, इसमें कितनी होगी, 1 2 3, तो इसमें टर्म्स कितनी होगी, 3 होगी। इसमें टर्म्स कितनी होगी, 1 2 3 और 4 टर्म्स होगी, ठीक। तो आपको ये देखो अब कितनी जल्दी स्मूथली चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे जो बचे हुए क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये तो मैंने यहीं पे करवा दिया है सारा, ये क्वेश्चन रह गया। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस, अब कोफिशिएंट किसका निकालना है, z का। फोर्थ क्वेश्चन आंसर 4। अगर हम ध्यान से देखें 4z³ + 5z² माइनस का 11, ठीक है। अब इसके बाद मुझे पूछ रहा कोफिशिएंट ऑफ z, मैंने देखा z का क्यूब तो है, z का स्क्वायर भी है, पर मेरे पास तो z तो है ही नहीं। तो पहले मैं ऐसे लिखूंगा, फिर 5z² लिखूंगा, फिर मेरे पास है नहीं, फिर मैं 0z लिख दूंगा। सेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो हो जाएगा और जेड भी बन जाएगा मेरा। अब जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, जेड के साथ वाला, तो जेड के साथ क्या, जीरो, तो कोफिशिएंट ऑफ जेड, कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ जेड इज जीरो। ठीक है, अब आंसर नंबर 5th, कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें कांस्टेंट टर्म बताना। अब कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है, जिसके साथ एक्स लगा ही नहीं होता, अगर एक्स लगा भी हो तो एक्स की पावर 0 हो। कांस्टेंट टर्म क्या होगा, या तो एक्स ना लगा हो, और क्या ऑप्शन है, और अ नंबर विद एक्स की पावर 0, तो दोनों का मतलब कांस्टेंट टर्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर 5 में आपको दिख रहा है क्या है हमारे पास, 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस का 10। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 10 लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या आ गई, माइनस का 10। तो ये हो गया मेरा आंसर। होप आप सभी को इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। अब मंजारी में कुछ लिखा हुआ एक्सरसाइज 2.2 से पहले, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब ये कोई एक मशीन है मान लो, ठीक है, उस मशीन को इनपुट दिया जाएगा, ये इनपुट दिया जा रहा है, ठीक है, और ये क्या निकल रहा है, फिर आउटपुट निकल रहा है। पहली बात, मंजारी में क्या लिखा है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी मैंने इस साल क्या लिए कि बुक के भी स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि आप समझ पाओ कि बुक में दिया क्या है। शो दिस प्रोसेस एज एन आउटपुट इनपुट आउटपुट मशीन वेयर इनपुट इज वैल्यू ऑफ एक्स। अब मेरी बात सुनो, is to be referred as this process is to be referred as function where expression 2x plus 3 is a function of variable x। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी एज किसका है, फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लो, वो भी मान लो अभी आप हो घर पे हो, घर से फिर स्कूल जा रहे हो, और स्कूल जाने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, तो घर से जो स्कूल जाना है फिर स्कूल से आगे जाना है, वो भी फंक्शन किसका है, टाइम का है, कितना टाइम लग रहा है। अदर फैक्टर्स भी हैं तो, बट मेजर फैक्टर क्या है, टाइम। टाइम पे डिपेंड करेगा कि आप कितना डिस्टेंस से ट्रैवल कर लोगे, टाइम पे डिपेंड करेगा कि आपकी एज कितनी हो जाएगी। तो वैसे ही तो ये जो y की वैल्यू है वो लिख रहा है ना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जो ये y की वैल्यू है, y का जो भी आंसर आएगा वो डिपेंड करता है कि x का इनपुट क्या दिया जा रहा है। समझे मेरी बात, कि x का इनपुट क्या दिया जा रहा है। अब यहाँ पे इनपुट कितना दिया जा रहा है, x की जगह पे 4 दिया जा रहा है, तो x की जगह पे उसने क्या पुट कर दिया, 4 प्लस 3, तो 2 इंटू 4 हो गया 8, 8 प्लस 3 क्या होगा, 11। ठीक, तो क्या इनपुट दे रहे हो उस अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट मिलता है, वैसे ही आप कितनी मेहनत कर रहे हो उस अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट आता है। क्लियर है इतना, होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। तो सीधा शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब होंगे क्वेश्चन अपने आप। अब ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल अभी बताया, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, रिवाइज भी हो जाएगा साथ के साथ, डिग्री क्या होती है इसकी, 1। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या दिया हुआ है, 5x माइनस का 3 है। कह रहा है x की वैल्यू पहले 0 पुट करो, कर दो बेटा 0 पुट, फिर x की वैल्यू -1 पुट करो, फिर x की वैल्यू 2 पुट करो। ठीक है, तो आप पुट करो और मुझे भी आंसर बताओ। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो। ठीक, मैं इतने पानी पी लूँ। होप आप सभी को इतना समझ आ रहा होगा। ठीक, चलो
अब हमारे पास ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब एक चीज़ हमने क्या सीखी थी, डिग्री जिसकी होनी चाहिए 1 और टर्म जिसमें कितनी है 2। ठीक है, इसके ऊपर पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ जाए, बन सकता है, कुछ भी बन जाए। ठीक, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ, पुट कर दो, जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं 0, तो 0 - 3, तो 5 × 0 क्या हो जाएगा 0, 0 - 3 क्या हो जाएगा -3। तो जो पहला चीज़ है, पहले का आंसर क्या आ गया -3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या पुट करेंगे, हमारे पास क्या है 5x - 3। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे -1, तो ये -3 -5 -3 क्या हो जाएगा बेटा -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -8 हो गया आपके पास। क्लियर। अब इसका तीसरा पार्ट, x की जगह पे हमें क्या पुट करना है 2 पुट करना, कर दो जी 2 पुट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 5x - 3। जैसे ही हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 5 × 2 कितना हो गया 10, 10 - 3 कितना हो गया आपके पास 7 हो गया। तो ये हो गया आपके आंसर। तो फाइंड द लीनियर पॉलिनोमियल में x 0 पुट किया तो उस अकॉर्डिंग इसका आंसर -3 आ गया, फिर -8 आ गया, फिर बेटा क्या आ गया 7 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा, अगर समझ आ रहा है वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी आगे शेयर कर देना वीडियो। तो अच्छा, आगे हमने पेज ही नहीं लिया, ले लेते हैं एक पेज और इसको उठा के फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी हमारा सेकंड पार्ट पेंडिंग है। क्लियर। अब इसका हम करेंगे सेकंड पार्ट। अब हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, तो एक लाइन लगाते हैं सिंपल सी। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हमने सीखा था जिसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, इसका जो वेरिएबल का पावर है, क्या ये पॉलिनोमियल है भी कि नहीं, हाँ है। इसमें वेरिएबल का पावर पॉजिटिव में है और ना ही ये नेगेटिव में है, ना ही ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, हमारे पास क्या है 7 का s का स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 6। ठीक है, तो पहले वो कह रहे हैं s की वैल्यू 0 पुट कर दो जी, s की वैल्यू 0 पुट। s की वैल्यू जैसे ही हम 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर -4 s की जगह पे 0 प्लस का 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 4 0 का 0 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। तो ये तो सारा ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। 0 + 6 आपके पास क्या आ जाएगा, पहले पार्ट का आंसर 6 आ गया। फिर हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में s की जगह पे -3 पुट कर दो जी पुट। हमारे पास क्या था 7s का स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 6। ठीक है जी, तो 7s की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -3, उसका स्क्वायर माइनस का 4s की जगह पे -3 प्लस का 6। तो ये हो गया 7, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। जब भी माइनस की पावर जब भी इवन हो तो आंसर हमेशा क्या आता है प्लस आता है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। 9 7 द 63 हो जाएगा, 12 और 6 बेटा आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 8 और 3 11, 6 7 8 81 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट हुआ है। अभी हमारा थर्ड पार्ट पेंडिंग है, तो थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ताकि सफाई भी अच्छी रहे। तो हमारे पास जो तीसरा पार्ट है 7s का स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 6, यही है। अब हम s की जगह पे क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। जैसे ही 7 हो गया, s की जगह पे हमने क्या पुट किया 4 -4, s की जगह पे फिर से 4 प्लस का 6। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, 4 × 4 कितना हो गया 16 हो गया, प्लस का 6 हो गया। ठीक है, तो 112 -16 प्लस 6 कितना हो गया माइनस का 10 हो गया। तो ये कितना हो गया 102 हो गया आपके पास आंसर। ठीक, तो ये बड़ा ही इजी था। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमने एक्सरसाइज 2.2 शुरू की हुई है जिसके हमने 2 क्वेश्चन खत्म कर दिए।
तो ये आप समझ ही चुके हैं। मैं झुकेगा नहीं वर्ड प्रॉब्लम के आगे, नहीं बेटा, आपको हम झुकने भी नहीं देंगे, ठीक। तो ये है इजी है वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी जो डिफिकल्ट आएंगी वो आगे आएंगी, अभी तो एक वेरिएबल में ही काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स द सलील प्रेजेंट एज। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, सलील बड़ा होगा कि सलील की मदर बड़ी होगी? सलील की मदर बड़ी होगी, ऑब्वियस है। कह रहा है सलील की मदर है, उसकी एज 3 टाइम्स है सलील की एज के, सलील की एज के। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में ये, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं एक्स किसको मानूं, सलील की मदर को मानूं कि सलील को मानूं? मैं हूँगा अगर आपकी जगह तो मैं सलील को एक्स मानूंगा। इसका फ़ायदा मुझे क्या है, अगर मैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील को मैं एक्स मान लूँगा, मैं अभी बताता हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ सलील है जो, अगर मैं इसको एक्स मानूंगा, एक्स ईयर, तो मुझे फ़ायदा ये है कि सलील की जो मैं मदर की एज लिखूंगा, सलील मदर एज, तो वो मैं क्या लिखूंगा 3 टाइम्स एक्स। ठीक है ना, कि सलील की जितनी एज है उससे 3 टाइम्स है। अगर मैं सलील की मदर को मानता एक्स, तो मुझे सलील की एज क्या लिखनी पड़ती, x/3। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुझे तंग करने लग जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो पहली लाइन का हमने मतलब समझा, आगे पढ़ते हैं। फिर आफ्टर 5 ईयर, इतना वर्ड पढ़ा तो उतना ही मतलब निकालेंगे। 5 साल बाद, चलो जी, अब बच्चे क्या गलती करते हैं, 5 साल बाद एक बंदा थोड़ी बड़ा होता, दूसरा बंदा भी तो बड़ा होगा। आपकी एज भी 5 साल ऊपर जाएगी, आपके मदर की भी एज 5 साल ऊपर जाएगी 5 साल बाद। ठीक है, तो सलील की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर? तो सलील की एज कितनी हो जाएगी, हमने कितनी मानी थी, एक्स मानी थी। तो सलील की मदर की एज, इसमें क्या जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, और सलील के मदर की एज क्या हो जाएगी, सलील के मदर की एज वो क्या आ जाएगी 3x+5। ठीक है जी, इतना आ गया हमें समझ। आगे चलते हैं। फिर आगे वो क्या बोल रहा है, देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर। अगर इनकी एजेस को जोड़ा जाए तो 70 साल इनकी एज बन जाती है, दोनों की एज। तो इसकी एज और इसकी एज, दोनों की एज को जोड़ देते हैं, x+5 + 3x+5। कह रहा अगर इसको जोड़ दोगे तो 70 साल हो जाएगी ये टोटल, कितनी हो जाएगी 70। क्लियर? तो ये x और 3x कितना हो गया, 4x हो गया, प्लस का 10 हो गया, इक्वल टू 70। यही हुआ। तो ये क्या आ जाएगा 4x, 70 में से 10 जाएंगे तो कितना बच जाएगा बेटा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15। ठीक है, तो एंड में लिखा क्या जाएगा, एंड में ये लिखा जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ सलील, प्रेजेंट एज ऑफ सलील कितनी थी हमारे पास, x की वैल्यू 15 आ गई थी। कितनी आई है बेटा 15 आई है। तो इसकी ये क्या आ जाएगी 15 ईयर्स, और उसके मदर की एज क्या है 3 टाइम्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर 3 × 15 कितना हो जाएगा 45 ईयर। ठीक, तो 45 साल उसके मदर की एज आ जाएगी। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया। चौथा क्वेश्चन, मुस्कुराइए, आप चौथे नंबर प्रॉब्लम पे पहुंच गए हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज 2:5। ये तो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो ना। लेट फर्स्ट इंटीजर, जब भी रेशियो में दिया हो याद करो क्या करते हो जी, 2x हो गया। सेकेंड इंटीजर आपके पास क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर
5, 2:5 है ना तो ये हो गया। कह रहा है डिफरेंस इनका, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करके वो कह रहा है बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मैं इधर 2x लिखूं, इधर 5x लिखूं, कि इधर 5x लिखूं, कि इधर 2x लिखूं। अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं ये 2x माइनस 5x लूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो मेरा आंसर तो पर प्लस में है इधर, तो ये नहीं हो सकता। तो क्या रहेगा, 5x माइनस का 2x रहेगा। क्या रहेगा बेटा, 5x माइनस का 2x, क्योंकि इसी से मेरे पास जो आंसर आएगा वो प्लस में बनेगा। ठीक है, तो 5x में से 2x माइनस होगा तभी तो प्लस में आंसर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 63। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, x की वैल्यू क्या होगी 21। अब तो आपके लिए एक इजी टास्क है। ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगी 21 होगी, तो 21 होगी तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट इंटीजर आपने क्या माना था, 2x माना था, तो बेटा 2 इंटू 21 लिख देंगे, और 21 इंटू 2 सभी को पता है कि 42 होता है। ठीक है, सेकंड इंटीजर क्या हो गया आपके पास, 5x हो गया, तो 5 इंटू एक्स की जगह पे 21, 105 हो गया। तो 42 और 105 आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो होप आप सभी को इतना समझ आया। तो चौथा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब आया ना, अब क्वेश्चन आने लग गए होंगे आपको थोड़े थोड़े। ठीक, रूबी हैज़ 3 times एज मैनी 2 rupee coin एज शी हैज़ 5 rupee coin इफ शी हैज़ अ टोटल ऑफ रुपी। एक सिंपल सी बात मुझे बताना पहले, आपके पास 5 रुपये वाले कॉइन 3 है, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी हुई, आप बोलोगे जी 5 इंटू 3 15 हुआ सर, सही बात है। तो वैल्यू हमारी कैसे निकलती है, उसकी वैल्यू क्या है कॉइन की, और नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन। तो अगर उसकी वैल्यू और कॉइन को अगर हम मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ कॉइन, किसको, नंबर ऑफ कॉइन, वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन, तो हमारे पास आंसर मिलेगा। ठीक है, रूबी हैज 3 times एज मैनी एज 2 rupees कॉइन। ठीक है, 3 times एज मैनी एज 2 rupees कॉइन एज शी है 5 rupees कॉइन। तो एक 5 रुपये वाले कॉइन है और एक 2 रुपये वाले कॉइन है। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है किस में आती है, अरे इसमें किसका कॉइन 3 टाइम है, वो बड़े ध्यान से। रूबी हैज़ 3 times एज मैनी एज 2 rupees कॉइन, उसके पास जो 2 रुपये वाले कॉइन हैं वो ज़्यादा हैं। रुपीस जो 2 वाले कॉइन हैं वो कह रहे हैं 3 times ज़्यादा है, किससे, रुपीज़ 5 rupees वाले कॉइन से। ठीक, ये है इसका मतलब। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, फिर भी एक तरीका है अपने पास। रूबी हैज़ 3 times एज मैनी एज 2 rupees कॉइन्स एज शी है 5 rupees कॉइन। मतलब जो 5 रुपये वाले कॉइन है और 2 रुपये वाले कॉइन का जो रेशियो है, 2 वाले कॉइन उसके बाद 3 गुना ज़्यादा है, तो ये 3 times है और ये 1 times है, तो 1:3। आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक ही बात है। अब इसके बाद तो सबसे इजी मुझे क्या रहेगा, मैं 5 रुपये वाले कॉइन को लेट करूँगा, लेट 5 rupees कॉइन्स, क्योंकि अगर मैं 2 वाले, अभी फिर से बताते हैं बाद में, लेट ₹5 कॉइन, जो 5 रुपये वाला कॉइन है उसको मैं x मान लेता हूँ। ये यहाँ पे लिखना है, लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, तो वो x मान लिया मैंने। नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन, कौन से कॉइन, 2 rupees कॉइन। जो 2 रुपये वाले कॉइन है वो क्या है 3 times ज़्यादा है, किससे, 5 रुपये वाले कॉइन से। अगर 5 रुपये वाले कॉइन x है तो ये 2 रुपये वाले कॉइन क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, 3x हो जाएंगे।
क्लियर? होप आप सभी को इतनी बात मेरी समझ आई, ठीक है। अब देखो चीज़ें आसान हो जाएंगी। मेरे पास टोटल कह रहा है 88 रुपीज़ है, चलो जी 88 रुपीज़ है हमारे पास। अब बात क्या है, कितनी वैल्यू है, नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं। 5 रुपये वाले कॉइन का मतलब 5 वैल्यू है उसकी, और ये कॉइन कितने हैं हमारे पास, x कॉइन है, ठीक है जी। उसके बाद 2 रुपये वाले कॉइन 2 उसकी वैल्यू है, और ये कॉइन कितने हमारे पास 3 हैं, 3x है, क्लियर। 5x प्लस 2 इंटू 3 6x हो गया जी, इक्वल टू 88 हो गया। अब ये क्या होगा बेटा, 11x इक्वल टू 88, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, सॉरी 11 8 ज़ा 88, तो 11 8 ज़ा 88, तो x की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। होप आप सभी को ये चीज़ इतनी समझ आई समझ। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट को सीखा, अब इसके आंसर को मार्क कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो 5 रुपये वाले कॉइन है, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, जो हमारे पास जो 5 रुपये वाले कॉइन है वो कितने हैं, 8 हैं। कितने बेटा, 8 हैं। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, तो 2 रुपये वाले कॉइन हमारे पास कितने हैं, ये क्या है, 3x है, तो मतलब 8 इंटू 3, तो ये कितने हो जाएंगे, 24, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 24, तो ये हो गया 5th क्वेश्चन हो गया आपके पास। नेक्स्ट, ये 6th नंबर क्वेश्चन, आई थिंक इसमें 7 तक ही है क्वेश्चन, ठीक है। 7 तक क्वेश्चन है, बस पहुंचने वाले हैं, एंड करने वाले हैं बेटा वीडियो। फार्मर कट ए 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। एक फेंस है, फेंस क्या होता है, वो जो लगा होता है ना, कांटे वाली बाउंड्रीज लगी होती हैं ताकि कोई एंटर ना कर पाए, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हो कि तार है बस, ठीक है। एक फार्मर ने एक फेंस को कट किया इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो एक उसके पास ये इस तरह से मान लो एक फेंस है पूरी, ठीक है। अब इसको यहां से उसने कट कर दिया, यहां से कट किया, यहां से कट किया, तो ये 2 हिस्से बन गए, एक ये हिस्सा बन गया और एक ये हिस्सा बन गया, ठीक है। उसने इसको नाम दे दिया, ये है आपका शॉर्टर पीस, ठीक। ये हो गया आपका शॉर्टर पीस हो गया। ये बेटा यहां से यहां तक क्या हुआ, ये हो गया आपका लॉन्गर पीस, यही हुआ ना, ये क्या हो गया, लॉन्गर पीस, ठीक है। अब उसके पास कह रहा है जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस, ठीक है। तो फिर वही बात भी, किसको मैं लेट करूं, मतलब ये इसका रेशो क्या है, 4:1 है, तो जो छोटा वाला है उसको ही को लेट किया जाएगा। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, बड़ी को मत लेट कर लेना, नहीं तो डिवाइड करना पड़ जाएगा। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, फोन लगाया हुआ है वे बच्चों को आ रहा है बेटा समझ, है ना, x। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज x फीट, क्लियर। अब लेंथ ऑफ किसका, लॉन्गर पीस का। अब हमारे पास जो लॉन्गर पीस है, लॉन्गर पीस का लेंथ क्या हो जाएगा, लॉन्गर पीस का लेंथ क्या आ जाएगा, वो कह रहा है 4 टाइम्स है। अगर ये x है, शॉर्टर वाला अगर मेरे पास x है, तो ये क्या आ जाएगा, लॉन्गर वाला क्या आ जाएगा, 4x हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4x हो जाएगा। अब वो कह रहा है लॉन्गर को ऐड करो और शॉर्टर को ऐड करो, लॉन्गर को ऐड करो, शॉर्टर को ऐड करो, टोटल फीट कितना हो जाएगा, 300 फीट। चलो जी ठीक है, लॉन्गर हमारे पास कितना है, 4x है, ठीक है। शॉर्टर कितना, x है, ठीक। 300 टोटल, 4x ये प्लस x, मतलब आगे 1 है, तो ये हो गया 300 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी,
60। एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा 60 होगी। ठीक है, तो शॉर्टर फेंस लेंथ, जो शॉर्टर फेंस है जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास क्या आ गई 60 फीट आ गई। क्या आ गई बेटा 60 फीट। तो लॉन्गर फेंस की लेंथ क्या आ गई, लॉन्गर फेंस लेंथ। अब ये क्या है 4 टाइम्स है, 4 इंटू 60, तो ये कितना होगा 240 फीट हो गया। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये हो गए। ठीक, तो ये बेटा आपके पास दो आंसर हो गए, एक 60 फीट आ गया, एक 240 फीट आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं आपके लिए। ये लो जी, आपके लिए एक रेक्टेंगल बना दिया। अब वो क्या बोल रहा है, कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। बच्चों को दिक्कत है ना जो यहीं पे है। अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिखें। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल से मैं लिख देता, इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स 3 मोर, सॉरी क्या बोल रहा है 3 मोर, 3 ज़्यादा है, लिख दिया मैंने 3 ज़्यादा है। देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, किसको करें ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ के साथ। ये हो गया। होप आप सभी को ये बात समझ आई होगी। अब इसमें छोटी चीज़ क्या है विड्थ है, तो इसी चीज़ को हम लोग लेट करेंगे। लेट ब्रेड्थ, विड्थ बोल रहा है तो विड्थ लिख देते हैं, बात तो एक ही होती है। विड्थ हो गई आपके पास x, ठीक है x सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी। अब b की जगह पे मैं x पुट करूंगा तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 2x प्लस 3। तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी 2x प्लस 3। तो ये क्या होगा, ये जो लेंथ हो गई ये 2x प्लस 3 हो गई और ये x हो गई। क्लियर, होप आप सभी को ये बात समझ आई। अब क्या बोल रहा है, इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्रीज को प्लस करना। पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्रीज को जोड़ना, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर मैं आपको बताऊं 2 इंटू एल प्लस बी, वो बना वैसे ऐसे ही आपको पर पता होना चाहिए। ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ये बी है तो ये भी हो जाएगा। पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज को जोड़ दो। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो एल कितनी बार हो जाएगा 2 बार, बी कितनी बार हो जाएगा 2 बार। तो इसी से वो चीज़ बना है 2 इंटू एल प्लस बी। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया आपके पास 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 24। अब 2 से इसकी कटिंग होगी, ये 12 हो गया, तो L प्लस बी इज इक्वल टू 24 हो गया। L की जगह पे x लिख दिया मैंने, B की जगह पे 2x प्लस 3 लिख दिया इक्वल टू 24। x और x 2x की क्या होगा 3x हो गया, प्लस का 3 इक्वल टू 24। अब ये क्या हो जाएगा 3x, 24 माइनस का 3, ये क्या होगा 3x इक्वल टू 21। तो ये कटिंग हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। अगर x की वैल्यू 7 हो गई तो आंसर आपके पास आ गई। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो विड्थ इसकी कितनी आ गई, विड्थ आ गई x मानी थी, x की वैल्यू क्या है 7 है हमारे पास। लेंथ कितनी आ गई 2x प्लस 3 था, मतलब 2 इंटू 7 प्लस 3, 2 इंटू 7 14, 14 और 3 17 हो गया है ना। कोई गलती तो नहीं कर दी हमने कहीं पे। ओ हो यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई। एकदम सही चलते चलते, हाँ यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, ये कटिंग हो गया क्या होगा 12 नहीं हो गया था, तो यहाँ पे 12 लिखा जाता, ये भी 12 लिखा जाता।
तो 3x इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, ये 2x प्लस एक्स 3x हो गया। b का वैल्यू हमारे पास कितना था, ये ऐसे करके 3x 12 माइनस 3, और 12 माइनस 3 क्या हो गया बेटा, 9 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3 हो गई। ठीक है, तो विड्थ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। और जो लेंथ की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो 2x की जगह पे 3 प्लस 3, 2 3 6, और 6 और 3 9, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपके पास जो आंसर आए, विड्थ कितनी आ गई बेटा, विड्थ की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ आज के क्वेश्चन यहीं पे होते हैं समाप्त। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान दें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।